हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूरी ई कॉमर्स एप्लीकेशन का जो वर्क फ्लो, यूजर फ्लो, बैक एंड कम्युनिकेशन, इवेंट पाइपलाइन, माइक्रो सर्विस कोऑर्डिनेशंस, सब कुछ यहीं डिसाइड होता है। अगर आप रियल इंडस्ट्री लेवल ई कॉमर्स प्रोजेक्ट बिल्ड करना चाह रहे हैं तो इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअली में सिस्टम डिज़ाइन होता क्या है। ई कॉमर्स में सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है? तो सिस्टम डिज़ाइन का सिंपल मतलब है ई कॉमर्स एप्लीकेशन का पूरा ब्लूप्रिंट। इसमें हम डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सी माइक्रो सर्विस बनाई जाएंगी, डेटा कहाँ स्टोर होगा, सर्विस एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करेंगी, थ्रू आउट परफॉर्मेंस रिलायबिलिटी कैसे मेंटेन होगी, कंकरेंसी इशू कैसे हैंडल होगा, स्केलिंग कैसे होगी एंड फेलियर रिकवरी कैसे होगी। तो प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले इस तरह की चीजें डिसाइड करनी होती हैं। अब इस ई कॉमर्स प्रोजेक्ट के लिए जो हमें माइक्रो सर्विसेज बनानी है उनका ओवरव्यू देख लेते हैं। ये मैं फर्स्ट लेक्चर में भी बता चुका हूँ, बट एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमने ई कॉमर्स माइक्रो सर्विसेज को मेजर दो पार्ट में डिवाइड किया है। जो पहली कैटेगरी है वो है कोर बिजनेस माइक्रो सर्विसेज। ये वो सर्विसेज होती हैं जो डायरेक्ट ई कॉमर्स के बिजनेस लॉजिक को रिप्रेजेंट करती हैं। इन सर्विसेज के बिना एप्लीकेशन का चलना इम्पॉसिबल है। इसमें जो हम सर्विसेज डेवलप करेंगे उसमें सबसे पहले होगी यूजर सर्विस। इसमें हम साइन अप, लॉग इन, प्रोफाइल, एड्रेस मैनेजमेंट, ये सारी चीजें कवर करेंगे। दूसरी होगी प्रोडक्ट कैटलॉग सर्विस। इसमें प्रोडक्ट लिस्टिंग, फिल्टरिंग, कैटेगरीज एंड स्पेसिफिकेशंस होंगे। इसके बाद बनाएंगे इन्वेंट्री सर्विस। इसमें स्टॉक अवेलेबिलिटी, रिजर्व्ड स्टॉक, स्टॉक सिंक, इस तरीके की चीजें डेवलप करेंगे। इसके बाद बनाएंगे कार्ड सर्विस। इसमें जो लॉजिक लिखेंगे वो कार्ड ऐड करने के लिए, रिमूव करने के लिए एंड अपडेट करने के लिए, प्राइस सिंक एंड कैसे मेंटेन करेंगे। इसके बाद है ऑर्डर सर्विस। इसमें जो लॉजिक होंगे वो ऑर्डर क्रिएट करने के लिए, ऑर्डर वर्कफ्लो एंड ऑर्डर स्टेटस मैनेजमेंट के लिए होंगे। इसके बाद पेमेंट सर्विस। पेमेंट सर्विस में जो लॉजिक होंगे वो होंगे पेमेंट इनिशिएशन, कॉल बैक्स, रिफंड्स एंड रिकैंसिलेशन के होंगे। फिर है शिपिंग सर्विस। इसमें शिपिंग लेवल, कोरियर असाइनमेंट एंड ट्रैकिंग सिस्टम होगा। अब ये जो माइक्रो सर्विसेज होती हैं ये ऐसी सर्विस होती हैं जो डायरेक्ट बिजनेस लॉजिक को हैंडल करती हैं। यूजर के कोर एक्शन इसी सर्विस से एग्जीक्यूट होते हैं। इन सर्विसेज में डेटा कंकरेंसी एंड रिलायबिलिटी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। इनमें सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस दोनों कम्युनिकेशन पैटर्न का यूज किया जाता है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप इन सर्विसेज का यूज करते हो, मतलब कोर बिजनेस जो सर्विसेज होती हैं, इनमें यूजली स्ट्रॉन्ग डेटा इंटीग्रिटी रिक्वायर्ड होती है एंड एसक्यूएल डेटाबेस प्रेफर्ड होता है। अब जो दूसरी कैटेगरी की सर्विसेज हैं उनको बोल सकते हैं आप ऑक्सिलरी माइक्रो सर्विसेज। ये सर्विस कोर सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए होती हैं, बट ये डायरेक्ट बिजनेस वर्क फ्लो का मेन बैकबोन नहीं होती। इनका मेन काम है कोर सर्विसेज को इनहेंस एंड ऑप्टिमाइज करना है। अब जो ऑक्सिलरी माइक्रो सर्विसेज है उनमें हम सबसे पहले बनाएंगे नोटिफिकेशन सर्विस। इसमें जो लॉजिक होगा वो काम करेगा ईमेल, एसएमएस एंड पुश नोटिफिकेशन के लिए। इसके बाद रिव्यू एंड रेटिंग सर्विस। ये हैंडल करेगा प्रोडक्ट रेटिंग, रिव्यूज एंड मॉडरेशन। इसके बाद सर्च सर्विस। सर्च सर्विस में जो लॉजिक लिखते हैं वो होता है फुल टेक्स्ट सर्च के लिए, ऑटो सजेस्ट के लिए एंड फिल्टरिंग, जिसको इलास्टिक सर्च भी बोलते हैं। इसके बाद होगी रिकमेंडेशन सर्विस। इसमें पर्सनलाइज्ड सजेशंस एंड सिमिलर प्रोडक्ट्स के लिए लॉजिक लिखेंगे। इसी तरह से कूपन एंड डिस्काउंट सर्विस भी होगी, एनालिटिक्स सर्विस भी एंड एडमिन सर्विस भी डेवलप करेंगे। ये जो सर्विसेज होती हैं वो कोर बिजनेस को असिस्ट करती हैं, यूजर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करती हैं, स्ट्रॉन्ग स्केलेबिलिटी एंड इवेंट ड्रिवन होती हैं। इसके अलावा इन सर्विसेज की वजह से फेलियर के केस में कोर बिजनेस एंटिटी डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होती। अब इसके अलावा भी बहुत सारी सर्विस होती हैं जैसे एपीआई गेटवे, रजिस्ट्री, कॉन्फिग सर्वर। तो इन सभी चीज़ों के लिए प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है, तो वहाँ जाके आप इसको देख सकते हो। अब जो भी मैंने माइक्रो सर्विस आपको बताई हैं
उसमें क्या क्या हम लॉजिक परफॉर्म करेंगे, वो सर्विस क्या क्या हैंडल करेंगी, इनको डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी पर्टिकुलर माइक्रो सर्विस क्या एक्शन परफॉर्म करेगी, क्या क्या हैंडल करेगी, उसके अंदर किस तरीके के बिजनेस लॉजिक होंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए मैं इसको अब डिटेल में ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब हम इस लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, जो कि है कम्युनिकेशन बिटवीन माइक्रो सर्विसेज। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो होता है सर्विसेज का आपस में कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पर हर सर्विस इंडिपेंडेंट, आइसोलेटेड एंड सेपरेट डेटाबेस के साथ रन हो रही होती है। इसलिए एक सर्विस को दूसरी सर्विस से इंटरेक्ट करने के लिए प्रॉपर कम्युनिकेशन मैकेनिज्म फॉलो करना होता है। ई कॉमर्स आर्किटेक्चर में कम्युनिकेशन के लिए दो मेजर पैटर्न होते हैं। एक होता है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन एंड दूसरा असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। अब सबसे पहले समझते हैं सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है। ये वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें एक माइक्रो सर्विस तुरंत रिस्पॉन्स की वेट करती है। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि सर्विस ए जब कोई रिक्वेस्ट भेजती है सर्विस बी को, तो जब तक बी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे देती तब तक कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता। तो इस तरीके से काम करता है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। इस कम्युनिकेशन का यूज हम काफ़ी जगह करेंगे, जैसे कि यूजर लॉगिन के टाइम पे। इसमें जब यूजर सर्विस ऑथ वेरिफिकेशन के लिए जाएगा तो जब तक यूजर वेरीफाई नहीं हो जाता तब तक आगे का कोई भी प्रोसेस नहीं हो पाएगा। इसी तरह से कार्ट सर्विस के लिए भी हम सिंक्रोनस कम्युनिकेशन का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें हम चाहेंगे कि जब भी हम कार्ट में प्रोडक्ट को ऐड करें तो उसी टाइम पे ही उस प्रोडक्ट का प्राइस भी फैच होके आए वहां पे। तो इसके लिए कार्ट सर्विस कम्युनिकेट करेगी प्रोडक्ट सर्विस से और ये कम्युनिकेशन सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होगा। इसी तरह से पेमेंट सर्विस में भी हम यूज करेंगे, क्योंकि जब हम पेमेंट इनिशिएशन करेंगे तब हम चाहेंगे कि जब ऑर्डर कंप्लीट हो तो पेमेंट सर्विस जब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दे देती ऑर्डर को तब तक कोई भी प्रोसेस आगे ना बढ़े। तो यहाँ पे भी हमें सिंक्रोनस कम्युनिकेशन का यूज करना पड़ेगा। इसी तरह से ऑर्डर सर्विस एंड इन्वेंट्री सर्विस में भी हमें इसी कम्युनिकेशन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें बार बार चेक करना पड़ेगा कि इन्वेंट्री में स्टॉक अवेलेबल है या नहीं है। तो अवेलेबल है तभी ऑर्डर कर पाए यूजर, नहीं तो ना कर पाए। इस तरीके का कम्युनिकेशन रखने के लिए हमें सिंक्रोनस कम्युनिकेशन का यूज करना पड़ेगा। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन को परफॉर्म करने के लिए दो तरह के प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं, या तो हम HTTP रेस्ट का यूज कर लें या फिर gRPC का कर लें। जो gRPC है वो हाई परफॉर्मेंस लो लेटेंसी के साथ आता है एंड HTTP रेस्ट ये बहुत ही मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल है जो यूज होता है इसमें। इस तरह के कम्युनिकेशन को यूज करने का कुछ डिसएडवांटेज भी होता है, जैसे कि जो भी सर्विस कम्युनिकेट कर रही होती हैं वो एक दूसरे पे हाईली डिपेंडेंट होती हैं। मतलब अगर सर्विस बी डाउन हो गई तो सर्विस ए फेल हो जाएगी। तो ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। तो अगर आपके एप्लीकेशन में हैवी ट्रैफिक आ रहा है तो फिर इस तरह के कम्युनिकेशन को यूज करना सही नहीं रहता। अब बात करते हैं असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। इस पैटर्न में जो सर्विस रिक्वेस्ट भेजती है वो रिस्पॉन्स का वेट नहीं करती। मतलब अगर सर्विस ए रिक्वेस्ट भेज रही है तो इसका मतलब वो एक इवेंट पब्लिश कर रही है और सर्विस बी उस इवेंट को कंज्यूम कर रहा है एंड वो प्रोसेस बैकग्राउंड में चलती रहती है। जैसे कि अगर ऑर्डर प्लेस्ड हो गया एंड हमें नोटिफिकेशन भेजना है यूजर को, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि जब तक नोटिफिकेशन ना पहुंच जाए तब तक यूजर कोई भी काम ना कर पाए। हम इस चीज को बैकग्राउंड में चलने देंगे, जिससे कि यूजर जो भी उसको शॉपिंग करनी है, जो भी एप्लीकेशन में काम करना है वो करता रहेगा एंड जब भी नोटिफिकेशन सर्विस फ्री होगी वो नोटिफिकेशन यूजर को भेज देगी। इसी तरह से पेमेंट डन होने पर इन्वेंटरी को अपडेट करने के लिए हम असिंक्रोनस कम्युनिकेशन का यूज करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह असिंक्रोनस कम्युनिकेशन का यूज होता है, जैसे कि प्रोडक्ट ऐड करने के बाद सर्च इंडेक्स में प्रोडक्ट को अपडेट करने के लिए यहाँ पे भी असिंक्रोनस कम्युनिकेशन का यूज कर सकते हैं। इसी तरह से हम ट्रैकिंग नोटिफिकेशन को भी असिंक्रोनस कम्युनिकेशन के साथ डिजाइन कर सकते हैं। इसमें जो टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं वो काफका, RabbitMQ, ActiveMQ एंड AWS SNS या SQS यूज होते हैं। इस कम्युनिकेशन के भी कुछ डिसएडवांटेज हैं।
सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि डिबगिंग करने में कॉम्प्लेक्सिटी होती है, इवेंट लॉस होने का चांस रहता है, इसके साथ ही डुप्लीकेशन का इशू भी रहता है। अब जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें दोनों तरह की कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ई कॉमर्स सिस्टम में कुछ एक्शन इंस्टेंट होते हैं, जैसे लॉग इन, प्रोडक्ट डिटेल फैच एंड पेमेंट कंफर्मेशन। इस तरह के जो एक्शन है उनमें इंस्टेंट रिस्पॉन्स चाहिए होता है। एंड कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, जैसे कि ईमेल नोटिफिकेशन, एनालिटिक ट्रैकिंग एंड रिकमेंडेशन अपडेट। इसलिए जो रियल वर्ल्ड ई कॉमर्स सिस्टम होते हैं वो हमेशा हाइब्रिड अप्रोच फॉलो करते हैं, मतलब सिंक्रोनस प्लस असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। इसलिए हम भी अपने प्रोजेक्ट में इसी तरह का बैलेंस्ड आर्किटेक्चर यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो माइक्रो सर्विसेज होती हैं वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करती हैं, क्योंकि जो क्लाइंट है उसको केवल गेटवे दिख रहा होता है, पूरा प्रोसेस कैसे होता है वो हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले होता है एपीआई गेटवे, जो पूरा सिस्टम का एंट्री पॉइंट होता है। सारे रिक्वेस्ट यहीं से पास होते हैं। जो क्लाइंट होता है, क्लाइंट मतलब मोबाइल ऐप या वेब ऐप, वो कभी भी माइक्रो सर्विस को डायरेक्ट हिट नहीं करते। हर रिक्वेस्ट सबसे पहले गेटवे पर आती है और फिर गेटवे उसे सही माइक्रो सर्विस तक फॉरवर्ड करता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो गेटवे होता है वो एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर की तरह काम करता है, जो हर गाड़ी को सही रोड की तरफ भेजता है। गाड़ी मतलब रिक्वेस्ट एंड रोड मतलब सर्विस। तो यहाँ पे जो गेटवे है वो भी इसी तरह से काम करता है। अब माइक्रो सर्विस को कम्युनिकेट करने के लिए दूसरा सबसे मेन चीज चाहिए होता है सर्विस रजिस्ट्री, क्योंकि माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में हर सर्विस अलग सर्वर पर अलग पोर्ट पर चल रही होती है। किसी का पोर्ट 8081 तो किसी का 8082 हो सकता है, एंड किसी का क्लस्टर में मल्टीपल इंस्टेंस बने हो सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि मान लीजिए कोई ऑर्डर सर्विस है, तो उस ऑर्डर सर्विस को कैसे पता चलेगा कि प्रोडक्ट सर्विस अभी किस आईपी एड्रेस या पोर्ट पे चल रही है, क्योंकि माइक्रो सर्विस डायनेमिक होती है, उसमें कभी भी ऑटो स्केल हो सकता है। तो यहीं पे यूज होता है सर्विस रजिस्ट्री का। मार्केट में काफी सारे सर्विस रजिस्ट्री अवेलेबल हैं, जैसे कि यूरेका, कॉन्सल, जूकीपर। इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो। अब ये सर्विस रजिस्ट्री क्या करती है, इसके बहुत सारे काम होते हैं। एक तो ये सर्विस को ऑटो डिडक्ट करती है, मतलब जब भी कोई सर्विस स्टार्ट होती है तो वो खुद को रजिस्ट्री में रजिस्टर करती है, जिससे कि जो सर्विस रजिस्ट्री होती है उसके पास सारी सर्विसेज का डिटेल होता है। इसके अलावा ये डायनेमिक लोड बैलेंसिंग भी करती है। मतलब मान लीजिए कोई प्रोडक्ट सर्विस है, तो अगर प्रोडक्ट सर्विस के 5 इंस्टेंस चल रहे हैं, जैसे कि एक 8081 में चल रहा है, दूसरा 8082 में, तीसरा 8083 में, तो ये खुद से ही डिसाइड करेगा कि कौन सा पोर्ट खाली है। और जैसे ही कोई रिक्वेस्ट आती है, मतलब मान लीजिए कोई ऑर्डर रिक्वेस्ट आई है, ऑर्डर सर्विस ने कोई रिक्वेस्ट भेजी है, तो वो इनमें से किसी एक पोर्ट को वो असाइन कर देगा, मतलब उसकी तरफ फॉरवर्ड कर देगा। तो इस तरीके से ये लोड बैलेंसिंग भी करती है। अब इसमें एक और टर्म होती है इवेंचुअल कंसिस्टेंसी की। तो इवेंचुअल कंसिस्टेंसी आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो माइक्रो सर्विस होती हैं, मतलब माइक्रो सर्विस वर्ल्ड में हर चीज रियल टाइम कंसिस्टेंट नहीं होती। मतलब सिस्टम की सारी सर्विसेज एक ही मोमेंट पे सेम डेटा नहीं रखती, क्योंकि जो डेटा है वो थोड़ी देर के बाद, मतलब थोड़े थोड़े समय के बाद ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज होता रहता है, जिससे फाइनल स्टेट कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन इंस्टेंटली नहीं होता। इसको ही बोलते हैं इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। अब ई कॉमर्स प्रोजेक्ट में इवेंचुअल कंसिस्टेंसी इस वजह से होती है क्योंकि इस सिस्टम में हजारों ऑर्डर एक ही सेकंड में हो रहे होते हैं। हर सेकंड लाखों प्रोडक्ट व्यू हो रहे होते हैं, स्टॉक अपडेट हो रहे होते हैं हर सेकंड, नोटिफिकेशन भी, शिपिंग भी, ये चीजें एक सेकंड में हजारों पे हो रही होती है। तो इन सारी चीज़ों को एक साथ रियल टाइम पे सिंक्रोनाइज करना इम्पॉसिबल होता है। एंड अगर हम इन सारी सर्विस को इंस्टेंटली कंसिस्टेंट होने के लिए वेट कराएं तो सिस्टम बहुत ही स्लो हो जाएगा, यूजर एक्सपीरियंस भी खराब होगा क्योंकि यूजर को वेट करना पड़ेगा।
चेकआउट एक्सप्लोड हो जाएगा एंड स्केलेबिलिटी भी जीरो हो जाएगी। इस वजह से हम एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं कि डेटा थोड़ा डिले से कंसिस्टेंट हो बट सिस्टम फास्ट रहे। तो ये था हमारे प्रोजेक्ट का पूरा सिस्टम डिजाइन, कैसे काम करेगा, कौन कौन सी चीजें इसमें यूज करेंगे, ये सारी चीजें इसमें मैंने डिस्कस कर ली। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे, उसका फाइल स्ट्रक्चर समझेंगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बट जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।